Hello viewers, welcome to SBS Healthy Pie Podcast. आज हमारे बीच में डॉक्टर मनप्रीत सिंह सरूजा जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कार्डियक सर्जरी हैं। आज हम इनसे कुछ जनरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू कार्डियक सर्जरी वो इनसे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जितने भी सवाल जितने भी डाउट्स हैं उनका आपको आंसर मिले। माय नेम इज शेरी अरोड़ा. I am heading all the non-clinical operations of SBS Hospital. So welcome again to SBS Healthy Pie Podcast. Welcome sir. थैंक यू डॉक्टर शैली फॉर वेलकमिंग मी. आपने आज काफ़ी अच्छा टॉपिक चूज़ किया है, कार्डियक सर्जरी और कार्डियोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स हमारी आजकल चल रही हैं. इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक. लोग परेशान हैं काफ़ी, लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है. सो वी विल ट्राई टू गिव देम नॉलेज और आप अपनी खुद को कैसे अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे. ये कैसे जाना जाए कि एक पर्टिकुलर पर्सन को हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है? जब पेशेंट हमारे पास सिम्टम लेकर आता है और हम उसके टेस्ट कराते हैं तो डायग्नोसिस से हमें पता लगता है, डायग्नोस करते हैं टेस्ट से कि इसमें क्या बीमारी है. जैसे इको करके हमको पता लगता है कि हार्ट के अंदर कोई होल है बच्चे के, या बड़ा पर्सन है तो उसके कोई वाल्व का डिजीज़ तो नहीं है, या उसके हार्ट में कोई ट्यूमर नहीं है. और जो आप कहते हैं बाईपास सर्जरी, उसके लिए हमको एंजियोग्राफी पहले करनी पड़ती है. एंजियोग्राफी से हम डाई डाल के देखते हैं कि हार्ट की आर्टरीज में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है. अगर ब्लॉकेज है देन वी डिसाइड कि सर्जरी करनी है या स्टेंट डालना है. आजकल जैसे किसी को अगर ओपन हार्ट सर्जरी प्रिस्क्राइब्ड हो तो ओपन हार्ट सर्जरी एक बहुत ही स्कैरी वर्ड लगता है. So people usually afraid of the word of open heart surgery. So I just want to know how dangerous is open heart surgery? Is it safe or is it dangerous? This is a very common question of a layman. जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि कितना डेंजरस है, हमें डर लगता है बाईपास सर्जरी कराने से या हार्ट की सर्जरी कराने से. सो ओपन हार्ट सर्जरी का मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ. स्टार्टेड इन 1900, तब से स्टार्ट होकर तब ये स्टार्ट हुआ था ओपन करके. और जो बाईपास मशीन होती है, इसको हार्ट लंग मशीन बोलते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेट करते थे बॉडी पे और हार्ट रोक के ऑपरेशन करते थे. वो अभी भी कुछ केसेस में करते हैं, बट जो बाईपास सर्जरी है उसमें एक रेवोल्यूशन हुआ 1950s में. ये बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी शुरू हुई. इसमें हमको हार्ट को रोकना नहीं पड़ता और ब्लड सर्कुलेशन नेचुरल चलता रहता है. उसमें हमें मशीन पे नहीं जाना पड़ता. सो रिस्क बहुत कम हो गए हैं इसके. और नॉर्मल जो ऑपरेशन होता है किसी भी बॉडी के अंग का, जिसको हम जीए में करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, उसका 1-2% का रिस्क होता है. सिमिलर रिस्क इज ऑफ बाईपास सर्जरी 1 to 2% रिस्क. इट इज़ अ नॉर्मल रिस्क. जो दूसरी सर्जरी होती है इसमें हार्ट के वाल्व के हो गए या हार्ट के ट्यूमर्स हो गए या हार्ट के होल हो गए, उनके लिए हमको हार्ट को रोकना पड़ता है. अदरवाइज बाईपास सर्जरी इज़ वेरी सेफ नाउअडेज. और दूसरी जो सर्जरीज हैं उनमें भी सेफ़र चीज़ें आ गई हैं, नई मशीन्स आ गई हैं. सो हमारा रिस्क ओवरऑल 2 से 3% रहता है. अगर अपन उसको हार्ट को रोक के भी सर्जरी करते हैं तो भी 2 से 3% का रिस्क होता है. दैट इज़ अ वेरी मिनिमल रिस्क. नॉर्मली लोगों का यही एक डर होता है कि क्या ओपन हार्ट सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं चाहिए. सो मैं एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जन कि ओपन हार्ट सर्जरी अगर किसी की हो तो कितना समय लगता है उसको रिकवर होने में? हार्ट की किसी भी सर्जरी को जो हम करते हैं तो पेशेंट को हम यूजुअली 4th या 5th डे डिस्चार्ज कर देते हैं. और जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन वर्क, खाना पीना, उठना बैठना, टॉयलेट जाना, घूमना फिरना, ये सारा कुछ कर सकता है. हाँ येस, पेशेंट को अगर ड्यूटी ज्वाइन करनी है या अपना बिजनेस ज्वाइन करना है तो टेक्स अराउंड 15 to 20 days, या कुछ पेशेंट में 1 महीना लग जाता है. विद इन 1 month पेशेंट इज़ रेडी टू डू एनी वर्क. जो पहले करते थे वो सारा काम सब कर सकते हैं. इवन हमने एक पेशेंट की बाईपास सर्जरी लास्ट ईयर की थी. अराउंड 80 years का पेशेंट थे. वो हमारे साथ इस साल मैराथन में भी दौड़े थे. सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है बाईपास सर्जरी के बाद. यू कैन डू ऑल द वर्क यू नीड. जो भी आप करना चाहते हैं बाईपास सर्जरी से पहले आप करते थे वो आप सारा काम कर सकते हैं. लोगों में यही एक मिथ होती है कि अगर एक बार हार्ट सर्जरी होगी तो दोबारा अपनी नॉर्मल डेली लिविंग में, नॉर्मल लाइफ में आ पाएंगे कि नहीं. तो आई थिंक आज आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि अगर एक बार हार्ट सर्जरी हो भी जाए तो बाद में भी आप अपने एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं. सो सर मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम हो गई और उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई तो क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन है कि ये जो हार्ट प्रॉब्लम है सर्जरी के बाद दोबारा से आ सकता है किसी पेशेंट को? सो वो हमें बताएं.
बाईपास सर्जरी में हम जो करते हैं, हम पेशेंट के अंदर की ही नसें निकाल के पेशेंट के अंदर लगाते हैं। सो इसलिए जो बाईपास सर्जरी के फ़ायदे हैं कंपेयर टू स्टेंट वो ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने नेचुरल चीज़ ही यूज़ करी है। सो इसकी लॉन्गेविटी ज़्यादा है, 25 से 30 साल हमारे ग्राफ्ट अच्छे काम करते हैं। आजकल जो नई टेक्निक आई है उसको टोटल आर्टरियल बाईपास बोलते हैं। शरीर की आर्टरीज निकाल के ही हम बाईपास करते हैं, उसमें पैरों की वेन्स कम निकालते हैं। वो कुछ पेशेंट, यंग पेशेंट्स में हम आर्टरियल बाईपास करते हैं, जिसकी प्रोलॉन्ग लाइफ जो है 30 से 35 साल तक अच्छी लाइफ है। सो इस ऐसा नहीं है कि आपने बाईपास सर्जरी करा ली तो आपको बार बार करानी पड़ेगी। ये इट्स अ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, और आपको साथ में अगर आप रेगुलरली मेडिसिन खाएंगे, रेगुलर प्रिकॉशंस लेंगे जो डॉक्टर आपको बताते हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, सो इट इज़ नॉट, ज़रूरी नहीं है कि आपको दोबारा बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। वेरी रेयर केसेज, अराउंड 2 to 5% पेशेंट्स जो होते हैं उनमें हमको दोबारा बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 95 to 97% पेशेंट्स में हमको नहीं पड़ती। आजकल स्टेंटिंग भी काफ़ी प्रचलन में है। लोग हमें थोड़ा सा भी कुछ ब्लॉकेज होती है तो स्टेंटिंग करवाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाईपास सर्जरी एंड स्टेंटिंग? हमारे हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं, 2 लेफ़्ट साइड की, 1 राइट साइड की। अगर आपकी 1 या 2 आर्टरी में ब्लॉकेज है और छोटा ब्लॉकेज है तो स्टेंट ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्टेंट से हमको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जल्दी रिकवरी होती है। बट अगर आपकी तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज है, आप डायबिटिक हो, आपकी लेफ़्ट मेन आर्टरी, जो लेफ़्ट आर्टरीज होती हैं वो तने से निकलती हैं, इसको लेफ़्ट मेन आर्टरी कहते हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज ज़्यादा है देन यू नीड अ बाईपास सर्जरी। सो इसमें क्वान्टिफिकेशन हम करके देखते हैं ड्यूरिंग दैट एंजियोग्राफी करके हम पूरी एज अ हार्ट टीम बैठते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन दोनों मिलकर बैठते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए क्या बेटर है। उसके बाद हम पेशेंट के अटेंडेंट्स को या पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि आपको स्टेंट कराना चाहिए या बाईपास सर्जरी करानी चाहिए। सो 1 या 2 आर्टरी का ब्लॉकेज है और स्मॉल साइड ब्लॉकेज है, देन स्टेंट इज़ बेटर। अगर ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, लेफ्ट मेन आर्टरी डिजीज़ है, तो आपको बाईपास सर्जरी इज़ अ बेटर ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम है और वो चाहे कि अपनी लाइफस्टाइल से उसको अवॉइड कर सकता है हार्ट सर्जरी को, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें तो क्या हम हार्ट सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं? वो बताएं। अगर आप 30 इयर्स के अबव हैं और अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं, आप बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, और आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट है या आपके फिजिशियन डायग्नोस करते हैं कि आपको कुछ हार्ट की दिक्कत है, देन हमको लगता है कि अगर टीएमटी पॉजिटिव आ रहा तो आपकी एंजियोग्राफी कराते हैं। एंजियोग्राफी में अगर कुछ डिजीज़ आता है, अगर इट इज़ लेस देन 70% डिजीज़, तो हम स्टेंट की तरफ नहीं जाते हैं या बाईपास सर्जरी की तरफ नहीं जाते हैं, तो हम आपको दवाइयाँ देते हैं। आप रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं, शुगर कंट्रोल कर रहे हैं और आपका बीपी कंट्रोल कर रहे हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर मेंटेन कर रहे हैं, तो आप इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको अर्जेंटली ज़रूरत पड़ेगी, आपको ग्रेजुअली ये डिजीज़ प्रोग्रेस करता है आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज। हर नो भी नॉर्मल आदमी है, उसके हार्ट की आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन आफ्टर 30 ईयर्स शुरू हो जाता है। सो जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे तो उसका डिपोजिशन स्लो हो जाता है। अगर आप लाइफस्टाइल ख़राब रहेगी, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं और आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इसका डिपोजिशन बहुत जल्दी शुरू होता है और फिर ये ग्रेजुअली जल्दी प्रोग्रेस करती है। सो यू कैन डिले दिस थिंग। इसलिए आपको बाईपास सर्जरी के लिए, अगर बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग आपको अवॉइड करनी है, सो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी ज़रूरी है। मैं जानना चाहूँगी कि ओल्डर पेशेंट्स के लिए ये कितनी रिस्की है? अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है और कोई एज में भी ज़्यादा है, तो हाउ मच रिस्क इज इन्वॉल्व? बाईपास सर्जरी और स्टेंटिंग का रिस्क ओवरऑल यंग पेशेंट्स और ओल्डर पेशेंट्स में सिमिलर ही रहता है। हमारे बाईपास सर्जरी के पेशेंट यूजुअली 50 ईयर्स एंड अबव ही ज़्यादा होते हैं पेशेंट्स। यंग पेशेंट्स अभी भी कम हैं, बट येस वी आर सीइंग यंग पेशेंट्स की ज़्यादा होते जा रहे हैं। सो ओल्डर पेशेंट का रिस्क, अगर आप कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा है, जैसे आपको डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, आपको थायराइड है, आपको अगर हार्ट की पंपिंग कम है 25-30%, जैसे नॉर्मल पंपिंग हार्ट की होती है 60%, जो हम देखते हैं इको में नॉर्मल 60% काम करता है हार्ट। अगर आपकी पंपिंग कम है 30-35% या 20% है, देन आपका रिस्क बढ़ जाता है। सो हर 10% पंपिंग कम होने पे आपका रिस्क 2 to 3% बढ़ जाता है। सो यूजुअली अगर आपकी हार्ट की पंपिंग 60% है, कोमॉर्बिडिटी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, थायराइड नहीं है, अगर ये कंट्रोल्ड है सारी चीज़ें, तो आपका रिस्क 1 to 2% ही रहेगा, चाहे एज आपकी कितनी भी हो। एक नॉर्मल पर्सन को कैसे पता चलेगा कि उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है? अब जैसे इफ़ आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी हॉस्पिटल, आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड,
बट स्टिल आई वांट टू नो व्हाट ऑल सिम्टम्स आर देयर, जिससे मुझे पता चल जाए कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम, एक नॉर्मल इंसान की तरफ से बोल दूँ, हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अबव 30 ईयर्स ऑफ एज आप अपना रेगुलर चेकअप कराइए, बीपी चेक करिए, अपनी शुगर चेक कराइए, कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए, ये चीज़ें आप रेगुलरली चेक कराइए। अगर आपको कोई सिम्टम, जैसे आपको चलने में दिक्कत, चलने में सांस फूलना, या कभी चेस्ट पेन होना, या अनइजीनेस फील होना चलने पे या सीढ़ियाँ चढ़ने पे, चेस्ट पे हैवीनेस फील होना, या कभी ऐसा लगे कि बहुत तेज़ चेस्ट पेन हो रहा है, स्वेटिंग आ रही है, तो नॉर्मल से जो भी हट की चीज़ें होती हैं, आपको लगती है कि दिक्कत आ रही है आपको, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। देन डॉक्टर विल डायग्नोस, आपके टेस्ट करा के देखेंगे। और मैं तो आपको एडवाइस करूँगा, आप 35 ईयर्स ऑफ एज साल में एक बार ट्रेडमिल टेस्ट जरूर कीजिए। ट्रेडमिल पर दौड़ के अपने चेक कीजिए कि आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है। शुगर चेक कराइए अपनी, और कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कराइए। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं हमको रेगुलरली करनी चाहिए, क्योंकि अपना लाइफस्टाइल आजकल काफ़ी सेडेंटरी हो गया है। सो ये 30 ईयर्स के बाद ही हमें ये रेगुलर अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। सो इट इज़ फॉर यंग पीपल। आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, सो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास साल में एक बार विजिट कीजिए और चेकअप ज़रूर कराइए। नॉर्मली भी अगर कोई हेल्दी भी है तो ट्रेडमिल पे भागने की सबको इतनी यूज्ड टू ऑफ रनिंग ऑन द ट्रेडमिल। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई हेल्दी है, ये कैसे पता चलेगा कि नॉर्मली हेल्दी पर्सन कांट ऑल्सो रन ऑन ट्रेडमिल? सो ये क्या पैरामीटर हो सकता है कि कितनी देर तो चलना ही है तभी पता चलेगा कि दैट पर्सन इज नॉर्मल और हार्ट बीट इज नॉर्मल? सो ये कैसे पता चल सकता है? जो ट्रेडमिल टेस्ट है उसको हमने फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। अर्ली फेज में स्लो फेज है, देन 2-3 मिनट के बाद आपका थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, तो टोटल 7 to 10 मिनट्स का फेज होता है। इसमें आपकी चेक करते हैं आपकी पल्स रेट, बीपी, ईसीजी के चेंजेस। सो इससे हम चेक करते हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस देके, हार्ट के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। सो स्ट्रेस के बाद हमको पता लगता है कि हार्ट की ब्लड सप्लाई किस तरह बिहेव कर रही है। अगर ब्लड सप्लाई में कहीं हैम्पर है तो आपके ईसीजी में चेंजेस आएंगे। सो वी सी दैट ईसीजी चेंजेस, जिससे हम डायग्नोस करते हैं कि कोई दिक्कत आ रही है। अगर उसमें चेंजेस आते हैं, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, टीएमटी पॉजिटिव, तो हम एंजियोग्राफी की तरफ जाते हैं। देन वी डायग्नोस विद एंजियोग्राफी कि आपकी ब्लॉकेज है। अगर नहीं आ रहा है देन यू आर फिट फॉर दैट। तो आप ये कहना चाहें सर कि एक फेज़ के बाद अगर कोई ट्रेडमिल टेस्ट पास कर लेता है तो ये जाना जा सकता है कि उसको हार्ट प्रॉब्लम है कि नहीं है? सो सर अगर किसी को हार्ट सर्जरी रिकमेंड हो गई और वो नहीं करवाना चाह रहा, या वो अवॉइड कर रहा है या डिले कर रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आई मीन दैट कैन बी प्रूव डेंजरस टू दैट पर्सन और कैन बी अवॉइड दैट, और वो हम जानना चाहेंगे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, इनको हम डायग्नोस करते हैं कि आपको ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, आपको तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज है, आप सर्जरी जल्दी कराइए। सो 1-2-3 चीज़ें होती हैं। अगर क्रिटिकल आर्टरी डिजीज़ है सो आपको तुरंत इमरजेंसी कराना चाहिए। जैसे लेफ्ट मेन आर्टरी डिजीज़ है या क्रिटिकल आर्टरी डिजीज़ को कहते हैं, क्रिटिकल इज अबव 90%। सो अबव 90% है तो हमको अर्लीस्ट सर्जरी करानी चाहिए विदिन 1 to 2 days या विदिन 7 days। अगर आपको 70 to 80% डिजीज़ है आर्टरी का और आपको सिम्टम्स कम हैं तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, जो कि हम अपने डॉक्टर से बात डिस्कस करके हम मेडिसिन पे पेशेंट को रख के और थोड़ा टाइम हम बाई कर सकते हैं। बट दैट इज़ टोटली व्हेन यू अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स एंड यू डिस्कस विद द डॉक्टर। अगर आपको डॉक्टर कहता है कि नहीं आप अर्ली कराइए, सो आपको सलाह मान लेनी चाहिए। अदरवाइज यू विल फॉल इनटू ट्रैप ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट हम देखते हैं कि पेशेंट गया, सोने गया जी, सो लेटर टाइम पेशेंट एक्सपायर हो गया, अगले दिन सुबह उठा ही नहीं, या आप वॉक करने गए वहीं रास्ते में गिर पड़े। सो आपको कभी भी ऐसी डायग्नोस होता है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहिए और डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानिए। अगर वो कहते हैं कि आपको सर्जरी करानी है या स्टेंट कराना है, जो भी आपको ट्रीटमेंट कराना है अर्लीस्ट पॉसिबल कराइए। एक बार डायग्नोस होने के बाद उसको कोताही नहीं बरतना, उसको डिले नहीं करना। सो जैसे आजकल देखा जा रहा है आफ्टर कोविड, आई थिंक कि जैसे जिम में या वॉक पे, या इवन पीछे एक शादी की वीडियो आई थी, एक वेरी यंग गर्ल, शी कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, दैट्स ऑल ऑफ सडन। सो ऐसे तो ना तो सिम्टम्स हैं ना कोई इन्फॉर्मेशन है, बट ये सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? We have seen these things very commonly after COVID. So COVID में क्या था कि COVID के कारण पेशेंट्स की जो ब्लड था, दैट खून गाढ़ा होने की टेंडेंसी बढ़ गई थी, एंड पेशेंट का अपनी अवेयरनेस भी थोड़ी कम होगी। थोड़ा सा हम कोविड के बाद अपनी लाइफस्टाइल हमने चेंज की, फ्री हो गए, ज़्यादा घूमना फिरना शुरू कर दिया,
अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, घूमना फिरना शुरू कर दिया, ये चीज़ें काफ़ी सारी कॉमन हो गई हैं। इसको रिबाउंड बोलते हैं जो भी, क्योंकि काफ़ी टाइम बंद रहे लोग तो अपनी पार्टी ज़्यादा शुरू हो गई तो रिबाउंड हो गया। तो इसके बाद अपनी लाइफस्टाइल अपनी हेल्दी नहीं रही एंड वी डोंट केयर अबाउट आवर बॉडी। सो इसके लिए जो सडन कार्डियक अरेस्ट हमने देखा है पेशेंट्स में जिनका बीपी ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है या लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, ऐसे कई कुछ 1-2 फिल्म स्टार्स भी जो अभी सडन कार्डियक अरेस्ट हुए, उनकी स्मोकिंग की टेंडेंसी बहुत थी और ड्रिंकिंग वगैरह काफ़ी करते थे। सो ये चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए, रेगुलर चेकअप कराना चाहिए अपना। जो यंग पेशेंट्स जैसे हमने देखी 20 साल की लड़की एक्सपायर हो गई थी, उसका कारण था हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये बहुत रेयर चीज़ होती है, ये कई बार हमने देखा कि फुटबॉल प्लेयर से बहुत कॉमन होती हैं कि फुटबॉल खेलते हुए मर गया। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ कि उनके हार्ट के अंदर एक मसल होती हैं, जो मसल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, दैट इज़ इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। तो ये एक बहुत रेयर बीमारी है, ये यंग पेशेंट से बहुत सारी देखी गई है। सो इसके लिए इको करते हैं, हम इको से देखते हैं कि हार्ट की मसल बड़ी तो नहीं हुई है। सो ये इसको डायग्नोस करना बहुत पॉसिबल नहीं, बट येस अबव 30 ईयर्स ऑफ एज जो हुआ है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज कारण है, जो हार्ट की आर्टरी में सडन क्लॉट बन जाता है और सडन क्लॉट बन के उसको बंद कर देता है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। सो इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, स्मोकिंग नहीं करना, ड्रिंकिंग कम करना, और आप जिम में भी जाते हो, जिम में एक्सेसिव एक्सरसाइज मत करो कभी भी। सर आपने जैसे बताया कि जिम में बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए एंड पीपल रियली क्यूरियस कि एक दिन में बॉडी बन जाए, जो कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, वो हम सब जानते हैं। सो मैं ये जानना चाहूँगी क्या योगा इज़ बेटर देन एक्सरसाइज विच वी आर डूइंग इन जिम, और योगा इज़ अ सेफर ऑप्शन? एंड सेकेंड सर एक ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे ये सडन कार्डियक अरेस्ट है तो सर्वाइवल रेट कितना है? अभी तो हमने देखा है कि जैसी कोई एक्टिविटी हो रही है देन पेशेंट कोलैप्स। सो कितना सर्वाइवल, कितना हम बचा सकते हैं, क्या चांसेस हैं बचने के? जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन था कि योगा इज़ सेफ़र और जिम इज़ सेफ़र, ऐसा कुछ नहीं है। जिम में भी आप अगर मॉडरेट एक्सरसाइज करते हो, 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करते हो और योगा 30-40 मिनट्स करते हो, इट्स अ सिमिलर थिंग। सो डोंट एग्जैजरेट योरसेल्फ। जिम में अगर योगा में भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ख़राब वाले आसन करते हो, जो टफ वाले आसन से, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हो अपनी बॉडी को, देन ऑल्सो इट इज़ चांस कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो, मॉडरेशन में करो, आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है उससे थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, बहुत ज़्यादा मत करो। सो ग्रेजुअली टोन अप योर बॉडी टू डू मोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, एकदम से जल्दीबाजी वाला काम नहीं करना। दूसरा आप कहते हैं कि हमको प्रिवेंट करना है कि सडन कार्डियक अरेस्ट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो यही मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रेन नहीं करेंगे तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, और आपको हो गया है तो जिम में, हर जिम में एक जिसको हम डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, वो डिवाइस होना चाहिए कि अगर अरेस्ट हुआ तो डिफिब्रिलेटर दे के, या जो भी हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का, वो हमको CPR जो होता है, इसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS की हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारा हॉस्पिटल भी करता है जगह जगह ट्रेनिंग। सो BLS की ट्रेनिंग हर जिम इंस्ट्रक्टर को, हर जिम में हर पर्सन को होनी चाहिए कि आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रीटमेंट आना चाहिए। पेशेंट कोई अगर अरेस्ट हुआ है तो आप सडनली कैसे कर सकते हैं, उसको CPR दे के, उसके माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे के, डिफिब्रिलेटर दे के, जो भी आपको ग्रेजुअल चीज़ें होती हैं। आप ऐसे लेमन में आप डिफिब्रिलेटर लगाओगे तो आप और गलत कर दोगे उसके लिए। सो आपको यू हैव टू टेक अ ट्रेनिंग ऑफ BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग, जो कि हर हॉस्पिटल प्रोवाइड कराता है। सो हर जिम में इंस्ट्रक्टर को ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि हम इस तरह के इवेंट्स को कम कर सकें। I think this is a very good advice to all the gym trainer, because आज के टाइम में आई थिंक सबको ये ट्रेनिंग तो ज़रूर होनी चाहिए। जैसे जो हमने पीछे केसेस देखे हैं कि ज़्यादा केसेस वाइल ट्रेनिंग और वाइल जिमिंग ही हमारे सामने आए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने देखा है कि महिलाओं में ये हार्ट प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम होती है मेल्स के, इसका क्या कारण है सर? दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग, क्योंकि फीमेल्स में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। सो अप टू 55 ईयर्स ऑफ एज टिल द मेनोपॉज, ये एस्ट्रोजन हार्मोन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी प्रिवेंटिव फॉर हार्ट। सो इससे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन कम होता है हार्ट की आर्टरीज में, ये हमने कॉमनली देखा है। बट नाउ डेज आजकल हम देख रहे हैं कि फीमेल्स में भी हार्ट डिजीज़ की इंसिडेंस बढ़ गई हैं। क्यों हुआ? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगेन जो आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, स्ट्रेस, जो फीमेल्स ने बाहर अपना काम करना शुरू किया तो स्ट्रेस भी बढ़ा। सो ये मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं, इनके कारण फीमेल्स में भी आजकल इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं, एंड दे आर competing and they are reaching near to male incidences.
सो ऑलमोस्ट इंसिडेंस मेल्स के बराबर ही हो गया है. सो येस, वी हैव टू अगेन रीथिंक अबाउट अवर लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है. सो ये हमको करना पड़ेगा. बट येस, फीमेल्स में टेंडेंसी ऑफ हार्ट डिजीज़ पहले कम होती थी. सर, एक मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी महिला को, अगर किसी फीमेल को हार्ट सर्जरी प्रिस्क्राइब हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो ये कितना डिफरेंट है एक मेल हार्ट सर्जरी से, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या कैसे डिफरेंट किया जा सकता है? आई मीन, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बाईपास सर्जरी या हार्ट सर्जरी जो भी है, फीमेल्स में भी सेम तरीके से की जाती है जो मेल्स में होती है. बट येस, वी टेंड टू कीप द स्कार मिनिमल. जो ये हम छाती सीने की हड्डी किसको कहते हैं, हमारे स्टर्नम, इसको काटते हैं, इसके लिए हम स्मॉल इंसिजन रखते हैं फीमेल्स में, जिससे कि इनके लिए कॉस्मेटिकली ठीक रहे. आजकल मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी शुरू हुई है. इसमें हम साइड से चीरे लगा करते हैं, इसको चेस्ट के अंदर यहाँ से हम करते हैं. सो फीमेल्स में वी ट्राई टू गो फॉर मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, जिसको जैसे कि हार्ट के होल बंद करने, हार्ट के वाल्व चेंज करने, इसमें तो बहुत कॉमनली हो गया है. बाईपास सर्जरी में हम धीरे धीरे MICS की तरफ हम मूव कर रहे हैं, मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, जिससे कि आपका यहाँ स्कार ना दिखे, स्कार साइड में रहे, क्योंकि कपड़ों के अंदर कवर हो जाए, एंड कॉस्मेटिकली इट इज़ मोर बेटर देन दिस. अगर किसी की हार्ट सर्जरी होती है, और क्या उसके बाद भी वो एक नॉर्मल और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है? यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्ट सर्जरी के बाद हमारी रिकवरी, जो पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन वर्क है विद इन 5 days करना शुरू कर देता है, और विद इन 1 month पेशेंट अपना सारा काम कर सकता है. और वेट लिफ्टिंग या जो ये करना है, वेट लिफ्टिंग वगैरह हम थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं. जिम में जैसे वेट लिफ्ट करना, वो हम शुरू करते हुए 3 महीने बाद हम स्टार्ट कर देते हैं. एंड विद इन 1 year, तो पेशेंट, मैंने आपको बताया कि 1 year में बाद तो हमारा 80 years का जो पेशेंट है वो मैराथन में हमारे साथ दौड़ा है. तो ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं. यू कैन डू एवरीथिंग. यू कैन डू साइकिलिंग, यू कैन ड्राइव योर कार ऑल्सो, यू कैन गो टू जिमिंग, यू कैन गो रनिंग, एनीथिंग यू कैन डू आफ्टर 1.5 months. 1.5 महीने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड इवन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वी कैन बी सेक्सुअली एक्टिव, वो भी आप आफ्टर 1 month कर सकते हैं. सर, मैं जानना चाहूँगी कि जैसे किसी की हार्ट सर्जरी हो गई, तो उसका जो फॉलोअप है या दोबारा जो डॉक्टर को दिखाना है, जैसे डॉक्टर इंटरवल पे डेट्स देते हैं फॉलोअप की, वो कितना इम्पोर्टेंट है उसको फॉलोअप करना? तो आफ्टर बाईपास सर्जरी और एनी हार्ट सर्जरी, हम शुरू में पेशेंट्स को 3-4 बार बुलाते हैं फॉर फर्स्ट 3 months. उसके बाद हम एवरी 3 monthly और 6 monthly बुलाते हैं. सो आफ्टर 1 year पेशेंट को हमें बहुत ज़्यादा फॉलोअप की ज़रूरत नहीं होती. साल में 1 बार अगर दिखाएगा, बट रेगुलरली आप मेडिसिन खाते रहेंगे, अपना BP में चेक करते रहेंगे, अपने वाइटल्स चेक करते रहेंगे, और अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे. सो यू डोंट नीड टू विजिट डॉक्टर वेरी ऑफन. सर, तो ऐसा नहीं कि अगर सर्जरी होगी तो आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने या आपको बार बार डॉक्टर को दिखाना है? दैट इज़ नॉट द केस. आई थिंक इससे बहुत से जो मिथ हैं वो भी रिजॉल्व हुए होंगे पेशेंट्स के, या जो डर रहे हैं कि सर्जरी के बाद पता नहीं कितना फॉलोअप करना पड़ेगा. सो आई थिंक डॉक्टर सलूजा ने उसका बहुत अच्छे से आंसर दिया. सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, और काफ़ी मेडिकल लाइन में भी, हमारी मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे प्रोग्रेस हुई हैं. सो ओपन हार्ट सर्जरी में ऐसे कौन सी एडवांसमेंट हुई है जिससे कि रिकवरी फास्ट हो पाए, या कोई कॉम्प्लिकेशन ना फेस करनी पड़े पेशेंट्स को, वो बताएं. सो एज मेडिकल साइंस इज ग्रोइंग, हम देख रहे हैं कि नई नई चीज़ें हर फील्ड में आ रही हैं. सो कार्डियक सर्जरी में भी काफ़ी सारी नई चीज़ें आई हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि बीटिंग हार्ट बाईपास सर्जरी आई, उसके बाद टोटल आर्टरियल बाईपास सर्जरी आई. इसमें हम दोनों आर्टरीज का यूज़ करते हैं, वेंस का यूज़ नहीं करते. उसके बाद अब मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी जो अब स्टार्ट हुई, मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी. इसमें हम हार्ट के होल के ऑपरेशन, हार्ट के वाल्व्स की सर्जरीज, बाईपास सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव मतलब छोटे इंसिजन से कर रहे हैं. उसको हम पेशेंट के हिसाब से करते हैं, पेशेंट देख के. इट इज़ नॉट कि वन थिंग फिट्स फॉर ऑल. सो कुछ पेशेंट्स होते हैं इनमें हम नहीं कर सकते, इसमें लंग के अंदर एडिशन से लंग चिपका हुआ है इसमें चेस्ट वॉल से, उसमें नहीं कर पाते हैं. कुछ एक पेशेंट्स हैं इनकी ब्लड थिननेस बहुत ज़्यादा चल रही है, उसमें नहीं कर पाते हैं. सो हम कुछ मोर ऑफ द पेशेंट्स में मिनिमल इन्वेजिव की तरफ आजकल जा रहे हैं. सो ग्रेजुअली दिस इज़ पिकिंग अप. स्मॉल की होल इंसिजन से अब आजकल बाईपास सर्जरी और हार्ट के वाल्वुलर सर्जरीज हमने स्टार्ट की हैं, और ये प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से हो रही है. और रोबोटिक भी हमारे अंदर कार्डियक सर्जरी के अंदर अब स्टार्ट हो चुका है. तो रोबोटिक भी अब धीरे धीरे विद इन नेक्स्ट 10 years हम सीखेंगे. रोबोटिक सर्जरी भी कार्डियक सर्जरी में कॉमन हो जाएगी.
सर मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने अभी रोबोटिक सर्जरी का जिक्र किया, तो ये कितनी अलग है जो हमारी जनरल कॉमन सर्जरीज आजकल हो रही हैं? आई अंडरस्टैंड कि वो एक एडवांस लेवल की सर्जरी होगी, बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, आई जस्ट वांट टू नो, बिटवीन रोबोटिक सर्जरी एंड द नॉर्मल सर्जरी? सो हमारा सर्जिकल प्रोसीजर रोबोटिक में और ओपन सर्जरी में सेम ही रहता है, बस इंसिजन हमारा जो वो छोटा हो जाता है, और प्रिसीजन हमारा जो देखते हैं हम, वो हमारा 3D विजन रोबोट के अंदर जो है थोड़ा सा बेटर होता है, और हमारे जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स भी हमको काफ़ी बड़ी दिखती हैं। सो एक विजन अच्छा हो जाता है, एक सर्जरी की स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, और पेशेंट की जो कि स्मॉल इंसिजन है इसलिए रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है। बट ये रोबोटिक अभी इनिशियल फेजेस में है, इसको अभी टाइम लगेगा, नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स में हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा बेटर और कंडीशन में आ जाएंगे टू ऑफर मोर, मतलब मोर ऑफ द पेशेंट्स रोबोटिक सर्जरी हम ऑफर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलूजा। आज हमने बहुत से क्वेश्चंस पूछे जो कि एक जनरल मिथ भी थी, या जो लोगों की क्यूरियोसिटी थी रिगार्डिंग ओपन हार्ट सर्जरी, एक्सरसाइजेज, सडन कार्डियक अरेस्ट। आपने बहुत पेशेंटली और बहुत अच्छे से सबका आंसर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर शैली। आज हमारा सेशन मेरे को लगता है कि व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर दिए, कुछ क्यूरियोसिटीज़ जो पेशेंट्स की होती हैं वो आंसर दी। मैं आपको एडवाइस करूँगा अपने व्यूअर्स को कि हमें आप रेगुलरली कांटेक्ट में रहिए, हमारे हॉस्पिटल की वेबसाइट पे आप अपने क्वेश्चंस डालिए, जिससे हम आपके क्वेश्चंस के बारे में आगे नए पॉडकास्ट बना सकें, आगे आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। थैंक यू सर। आगे भी हम ऐसे नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे। जो भी एक जनरल व्यूअर्स में जो भी मिथ है, कुछ मेडिकल या कुछ भी स्पेसिफिकली स्पेशलिटी को लेके, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको दूर कर पाएँ।